मित्रों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप जान रहे हैं कि इन दिनों हम लोग जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से शमा जयदी जी के काम पर, उनकी शख्सियत पर चर्चा कर रहे हैं। आज उसकी 5वीं कड़ी में हमारे साथ बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं, आदरणीय जावेद सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत स्वागत है इस मंच की ओर से, जावेद साहब। शुक्रिया। मित्रों, जैसा कि आज के इस टॉक का उन्वान है, दोस्ती का एक अटूट सिलसिला। ये दोनों लेखक लंबे समय से एक दूसरे के साथ काम करते रहे हैं, एक दूसरे को समझते रहे हैं। जावेद सिद्दीकी साहब फिल्मों के लेखन के साथ, चाहे वह उसका स्क्रीन प्ले हो या डायलॉग हो, गहरे जुड़े हुए हैं और हर तरह की फिल्मों के लेखन से जुड़े हुए, चाहे वह समांतर सिनेमा हो, चाहे वह मेन स्ट्रीम हो, चाहे वह आर्ट सिनेमा हो। और जहां जहां हम इनके लेखन के जादू से गुजरते हैं, वहां वहां हम पाते हैं कि कैसे अपने चरित्रों के मनोविज्ञान के साथ और जो उनके स्वभाव की अपनी गतिशीलता हो सकती है, उसके साथ उनका लेखक कैसे आगे बढ़ता चला जाता है। मित्रों, आज जावेद साहब शमा जयदी जी पर बात करेंगे। एक मित्र दूसरे मित्र पर बात करेगा, एक लेखक दूसरे लेखक पर बात करेगा, एक रंगकर्मी दूसरे रंगकर्मी पर बात करेगा। इसमें फिल्मों की भी चर्चा होगी, नाटकों की चर्चा होगी, क्योंकि आप जानते हैं शमा जयदी स्वयं थिएटर के साथ गहरे जुड़ी हुई हैं और जावेद सिद्दीकी साहब के कई कई नाटक हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त हुई है, जिनका मंचन हुआ है। तो एक एक करके मित्रों, हम क्रमवार इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और आज एक बड़ी शख्सियत एक दूसरी बड़ी शख्सियत पर बात करेगा, और जो दोनों एक साथ लगभग कुछ एक वर्षों के फासले पर एक दूसरे को मिलते हैं। और कई ऐसे निर्देशक हैं, चाहे वे श्याम बेनेगल हों, सत्यजीत रे हों, जिनके साथ इन दोनों का, या मुजफ्फर अली हों, इन लोगों के साथ इन दोनों का काम है। तो मित्रों, हम इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जावेद साहब से अनुरोध करते हैं कि वे अपने इस मित्र को, शमा जयदी जी को कैसे याद करेंगे, किस रूप में देखेंगे। मैं बतला दूं कि उन पर इन्होंने एक बेहद खूबसूरत संस्मरण भी लिखा है, कुछ उसके हिस्से भी इस बातचीत में अपने आप आएंगे। तो एक एक करके हम इस बातचीत के लुत्फ उठाते हैं। आदरणीय जावेद साहब। बहुत शुक्रिया अर्पण जी। दोस्तों नमस्कार। ये बड़ा मुश्किल काम है शमा जयदी के ऊपर बोलना, क्योंकि ये इतना पुराना साथ है और जब पुराना साथ होता है तो अच्छी बुरी खट्टी मीठी हजारों यादें होती हैं और उनमें से ये चुनना कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी जो ट्रेडिशनल तरीका है इस किस्म की बातचीत शुरू करने का, वहीं से मैं शुरू करूंगा। आमतौर पर जब मुझसे इंटरव्यू किया जाता है तो, और ऐसा कोई इंटरव्यू किया जाता है किसी दूसरी शख्सियत के बारे में, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपकी मुलाकात कैसे हुई थी। तो मुलाकात के सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूं कि मेरी और शमा की पहली मुलाकात जो है वो 1963 में हुई थी। 1963 में उनकी वालदा कुद्सिया जैदी का इंतकाल हो गया था, जो हिंदुस्तानी थिएटर चला रही थी, और वो पहला रिपर्टरी था जिसमें आर्टिस्ट जो थे वो नौकर रखे जाते थे और तमाम आर्टिस्टों को और टेक्नीशियंस को पैसे दिए जाते थे। और वो एक रिवोल्यूशन लाना चाहती थी थिएटर की दुनिया में, लेकिन ये कि वक्त ने उनको मोहलत नहीं दी और वो बहुत ही कम उम्री में उनका इंतकाल हो गया। मेरे ख्याल है 60 में वो गुजर गई। 60 के बाद
शमा की ये बड़ी डिज़ायर थी कि हिंदुस्तानी थिएटर जो है वो चलता रहे, और उस सिलसिले में वो बॉम्बे आई थी। 1963 में मैं उनसे मिला था सबसे पहली बार, और मैंने उनका इंटरव्यू किया था। और ये इंटरव्यू, मैं उस ज़माने में जर्नलिस्ट था, और एक बहुत ही मशहूर उर्दू का अखबार है इनकलाब, उसमें काम करता था। तो ये 1 अगस्त 1963 को ये उनका इंटरव्यू जो है शमा जैदी का, वो मैंने छापा था। और मुझे बड़ी खुशी है कि उसकी क्लिपिंग मेरे पास मौजूद है। मैं इस वक्त आपको क्लिप नहीं दिखा सकता, काश ऐसा कोई साधन होता कि मैं वो क्लिप आपको दिखा देता, लेकिन बहरहाल वो मेरी उनकी पहली मुलाकात थी। इस पहली मुलाकात ने मुझे काफ़ी मुतासिर किया। मुतासिर इस सेंस में किया कि एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड, बड़ी संजीदा, एक ऐसी लड़की जिसे ये मालूम है कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है, और जिसके सामने एक बहुत बड़ा मकसद है, एक थिएटर को आगे ले जाना, थिएटर को तरक्की देना। वो मुझसे बहुत देर तक बातें करती रहीं, और उसके बाद मेरा ख्याल ये है कि हम तकरीबन काफ़ी अरसे तक हम ऑन ऑफ तो मिलते रहे, लेकिन कोई ऐसी ख़ास बात नहीं हुई। हमारी ज़्यादा बड़ी और अहम एक मुलाकात जो उनसे हुई, वो मेरा ख़्याल ये है कि 1974 में हुई। जब 74 में सत्यू साहब ने गर्म हवा बनाई थी, और गर्म हवा पे पाबंदी लगा दी गई थी। सेंसर बोर्ड ने कहा था कि इस फिल्म को देखने के बाद वह हिंदू मुस्लिम रायट्स हो जाएंगे, इसलिए उस पर पाबंदी लगा दी गई थी और उसे रिलीज की परमिशन नहीं दी गई थी। तो शमा और सत्यू ने ये किया था कि वो अपनी फिल्म को शहर शहर लेके घूम रहे थे, और लोगों को और इंटेलेक्चुअल्स को और जो रंगकर्मी थे और जो दूसरे जो सोशल वर्कर्स थे उनको सबको दिखा रहे थे, और जर्नलिस्टों को भी दिखा रहे थे। तो एक ऐसा ही एक शो हुआ था यहाँ बम्बई में। उस वक्त ये मुंबई नहीं था, बम्बई था। तो बम्बई में एक शो हुआ था जिसमें मैं भी था, और उस फिल्म ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। मैं तकरीबन मैं हिल गया और उस फिल्म का मैसेज देखने के बाद। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि सेंसर बोर्ड में किस किस्म के लोग बैठे होते हैं जो इतनी सेंसिटिव फिल्म को, जिसमें हिंदू और मुसलमानों के बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप को, उनकी रवादारी को, उनकी दोस्ती को, और जो हालात हुए हैं पार्टीशन के टाइम पे, उसको इग्नोर करके और फिल्म गर्म हवा जैसी फिल्म को बंद करने का और उस पर न रिलीज करने का ऑर्डर देते। तो मुझे बड़ा उस पर बड़ा ताज्जुब हुआ, और उस पर मैंने एक नहीं, मेरा ख्याल ये कि कम से कम 3 या 4 लेख लिखे। मुझे अफसोस है कि वो लेख मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो फाइल ही मेरा खो गया जिसमें वो सारे लेख थे। लेकिन ये बहुत अच्छा असर ये हुआ जब हम जर्नलिस्टों ने और बहुत सारे लोगों ने और जो बुद्धिजीवी थे उन लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। तो अच्छा ये हुआ कि मिसेस गांधी ने, जो उस वक्त आईबी की मिनिस्टर थी, उन्होंने फिल्म देखी, और फिल्म देखने के बाद उसको रिलीज करने का ऑर्डर दिया। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से वो फिल्म पसंद की गई, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में देखी गई, और जो उसकी प्रशंसा हुई, और एक बड़ी चीज उसके साथ और जुड़ गई थी, और वो ये थी कि वो एक अजीम एक्टर बलराज साहनी की आखिरी फिल्म थी। तो उस फिल्म का बड़ा चर्चा रहा। ये मेरी दूसरी संजीदा मुलाकात थी। लेकिन जो असली मुलाकातें शुरू हुई, वो कैफी आजमी साहब के घर पर, जो बम्बई में जुहू में एक जगह है जानकी कुटीर, वहाँ उनका बंगला अभी भी है। वहाँ शौकत कैफी और कैफी आजमी रहा करते थे, और उनका जो घर था, यानी उनका जो बंगला था, वो एक तरीके से अड्डा था उन उन तमाम लोगों का जो कुछ जानना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, कुछ सीखना चाहते थे, और उन लोगों का भी जो कुछ नहीं करना चाहते थे। उसमें फिल्म में काम करने के शौकीन स्ट्रगलर्स आया करते थे, थिएटर करना चाहते थे, क्योंकि कैफी साहब का और शौकत आपा का बड़ा ताल्लुक
इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से था, कैफी साहब उसके प्रेसिडेंट थे। तो वहाँ वो लोग भी आया करते थे। वो शायर और अदीब तो आया ही करते थे कि वो कैफी साहब की शख्सियत ऐसी थी। और हम जैसे लोग भी चले जाया करते थे कि भाई और कुछ होगा या नहीं होगा, कुछ अच्छे लोग दिखाई देंगे, कुछ अच्छी बातें सुनाई देंगी, कैफी साहब का एक आध खूबसूरत जुमला सुनाई देगा, शौकत आपा की मोहब्बत, और जिस तरीके से वो उन तमाम लोगों की खातिर किया करती थी। आपको ताज्जुब होगा कि मैंने ऐसी कोई फैमिली उसके बाद नहीं देखी जो इतने खुले दिल से तमाम लोगों का इस्तकबाल करती हो, बगैर ये पूछे हुए कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो। अगर किसी को खाना चाहिए तो खाना, अगर किसी को बस के पैसे चाहिए तो बस के पैसे, किसी को चाय चाहिए तो चाय, और किसी को मशवरा चाहिए तो मशवरा, ये वहां मिल जाया करता था। वहां क्षमा भी होती थी, सत्यु साहब भी होते थे, और बहुत सारे लोग होते थे। हंगल साहब हुआ करते थे, साहिर साहब, जानिसार अख्तर, कभी कभी सरदार जाफरीश, और बड़े बड़े नाम वाले लोग, इस्मत आपा, ये सब वहां हमको दिखाई देते थे। तो उस दौर में शमा से थोड़ा सा ज्यादा कुर्बत हुई, वो थोड़ा सा फासला जो था वो कम हुआ, और वहाँ बहुत सारी बातें हमको पता चलनी शुरू हुई कि हम में तो बहुत कुछ कॉमन है। मिसाल के तौर पर ये कि मैं रामपुर का रहने वाला हूँ, वो भी रामपुर की रहने वाली है, वो वहीं पैदा हुई थी, मैं भी वहीं पैदा हुआ था। वो भी चूंकि उनके वालिद जो थे कर्नल बशीर हुसैन जैदी, वो रामपुर स्टेट के, जब उस जमाने में वो स्टेट थी, तो उसके चीफ मिनिस्टर थे, और बहुत बड़ी बड़ी मतलब टावरिंग पर्सनैलिटी थे वो। और उनकी पूरी जो उनका जो पूरा बचपन था शमा का, वो वहीं खासबाग पैलेस और किले और जो पैलेसेस में, महलों में गुजरा। मैं भी हवेलियों से निकल के आया था, मैंने भी जागीरदारों का निज़ाम और जमींदारों का पूरा दौर देखा था। ये चीज यहाँ इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई बड़े फख्र की बात है कि हम बहुत बड़े घरानों में पैदा हुए और हम हवेलियों में और महलों में हमने परवरिश पाई, बल्कि इसलिए कि यही वो चीजें थी जिसने कम से कम मुझे आगे जाके बहुत मदद की। क्योंकि जब तक आप एक माहौल को जीते नहीं हैं, जब तक आप उसका हिस्सा नहीं होते हैं, जब तक आप उसकी साइकोलॉजी को नहीं समझते हैं, तब तक आप उस माहौल को जिंदा नहीं कर सकते। और फिल्मों में हम जब जिस माहौल को जिंदा करते हैं, उस माहौल को जानना बहुत जरूरी होता है। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि एक बड़ी सी मेज के ऊपर एक प्लेट के अंदर 4 सेब और थोड़े से अंगूर रख दिए जाते हैं, और ये समझ लिया जाता है कि ये बहुत बड़े आदमी का घर है। ऐसा नहीं होता है। तो वो चीजें जो थी वो हमको बाद में बहुत काम आई, क्योंकि हमने कई फिल्में जो थी ऐसी लिखी जिसमें उस माहौल को दर्शाया गया। उसके अलावा मेरे और शमा के बीच में पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उन्हें किताबें पढ़ने का शौक था, मुझे भी किताबें पढ़ने का शौक था। वो भी बहुत ये लस तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब मजबूरी है, कहना ही पड़ेगा कि वो भी काफी मुंहफट थी, और मुझसे भी जबान पे आई हुई बात नहीं रुकती थी। तो वो भी काफी उनके दिल में भी लोगों से हमदर्दी थी, गरीबों से हमदर्दी थी। एक तरीके से हमें हमें आप मार्क्सिस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि हम सोशलिस्ट उस वक्त भी थे और आज भी हैं। आज भी हम बिलीव करते हैं कि हिंदुस्तान को अगर किसी चीज की जरूरत है, सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है, वो है सोशल डेमोक्रेसी। और ये चीज मेरे और शमा के अंदर कॉमन है, उस वक्त भी कॉमन थी। हक को हक कहना चाहिए, सच को सच कहना चाहिए, चाहे वो कितना ही नागवार क्यों ना हो, ये बात हम दोनों में थी। और इस तरीके से हम लोगों की दोस्ती जो थी वो काफी दूर तक, हम जब भी बैठते थे घंटों बातें करते रहते थे। शमा को देखने से ऐसा लगता है कि वो बहुत कम बोलती हैं, या ये कि जो सुन रही हैं उस पर उनका उस बात से वो
का कोई असर उनके ऊपर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कोई बहुत लाउड एक्सप्रेशन कभी नहीं देती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्षमा बिल्कुल ब्लॉटिंग पेपर की तरह है, जिनमें जो बात कही जाती है और जो बात वो पढ़ती हैं, वो उसमें जो है वो सोख के रह जाती है, जज्ब होके रह जाती है, और वो बाद में कभी काम आती है। तो क्षमा की बहुत सारी खुसूसियात जो थी, वो धीरे धीरे सामने आई। एक वक्त ऐसा आया कि जब हिंदुस्तान का सबसे, बल्कि कहना चाहिए दुनिया का एक बहुत बड़ा डायरेक्टर सत्यजीत रे, वो अपनी पहली हिंदी या हिंदुस्तानी कहना चाहिए फिल्म बना रहे थे, जो मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पर आधारित है, और उसका नाम था शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी में शमा जो थी वो कॉस्ट्यूम डिजाइन कर रही थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं और उसकी ट्रेनिंग उन्होंने फॉरेन जाके ली हुई है। तो उस वक्त कुछ ऐसे हालात थे कि सत्यजीत रे जिस किस्म का राइटर उनको डायलॉग के लिए चाहिए था, वो उनको नहीं मिल रहा था, या जो मिल रहे थे वो उनको पसंद नहीं आ रहे थे किसी भी वजह से। और वहाँ प्रॉब्लम भी थी, और प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म है 1856-1857 के ज़माने की, और उस वक्त जो उर्दू लखनऊ में बोली जाती थी, वो आज की उर्दू से अलग थी। अलग इस सेंस में थी कि बहुत सारे अल्फाज जो बोले जाते थे, वो उस वक्त बोले जाते थे, आज नहीं बोले जाते हैं। बोलने का अंदाज अलग था, जुमलों के कंस्ट्रक्शन अलग था, वर्डिंग्स अलग थे। और ये तो कुदरती चीज़ है ना सर, कि जब वक्त बदलता है तो ज़बानें भी बदलती हैं, तहजीबें भी बदलती हैं। तो इस तरीके से वो ज़बान भी बदली थी। तो एक ऐसा आदमी उन्हें चाहिए था कि जो उस ज़माने की ज़बान जो है वो लिख सके। तो शमा पता नहीं किस मूड में थी, उन्होंने सत्यजीत रे को मेरा नाम सजेस्ट कर दिया। मैं सत्यजीत रे से जाके मिला, और सत्यजीत रे को खुदा जाने मेरी कौन सी अदा पसंद आई कि वी क्लिक्ड इमीडिएटली। और उसके बाद अब वहाँ एक बड़ा अजीब सा सवाल पैदा हो गया कि मैं तो तब तक जर्नलिस्ट था, मुझे फिल्मों का कोई ऐसा बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं था। फिल्मों के ऊपर क्रिटिसिज्म करना, फिल्मों की बुराई करना या तारीफ करना, ये बहुत आसान काम है। बहुत सारे लोग करते हैं, एक फिल्म देखी और आपने उसके चिथड़े उड़ा दिए। लेकिन जब आप कलम उठा के बैठते हैं, वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो जैसे एक बहुत बड़े राइटर ने कहा है कि किसी लिखे हुए पर लिख देना कोई बड़ा काम नहीं होता, बड़ा काम होता है सादे कागज पर लिखना। तो ये हमारे सामने मतलब मेरे सामने ये समस्या आके खड़ी हो गई कि भैया फिल्म के डायलॉग लिखने हैं, और फिल्म भी किसकी, सत्यजीत रे की। तो मैंने शमा से कहा, भैया शमा तुम बताओ, क्योंकि वो तजुर्बेकार थी, तब तक वो गर्म हवा में काम हाथ बटा चुकी थी, स्क्रीन प्ले में भी थोड़ा काम किया था, डायलॉग में भी कुछ किया था, और दूसरे भी उनका उनका तजुर्बा काफ़ी था, थिएटर का उनका बैकग्राउंड था। तो हमने कहा कि भाई अब आप मुझे बताइए, आपने मुझे पहुंचा तो दिया है वहाँ, लेकिन ये कि वहाँ से जो भी हम करने वाले हैं वो कैसे करेंगे। तो मैंने और शमा ने फिर एक टीम बनाई, और अच्छी बात, उसमें कुछ बहुत अच्छी बातें थी। मिसाल के तौर पर ये कि उनकी इंग्लिश की नॉलेज जितनी अच्छी है, तकरीबन उतनी ही अच्छी नॉलेज मेरी उर्दू की है। तो एक एक ज़बान दूसरी ज़बान को सहारा दे रही थी। अगर उनको उनके पास तजुर्बा था तो मेरे पास जोश था। अब जोश और तजुर्बा अगर मिल जाए तो चीज़ हमेशा अच्छी तैयार होती है, ये मेरा तजुर्बा। तो ये हम दोनों ने मिल के, और वहाँ मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो शायद सुनने वालों को काम आएंगी, और ख़ास तौर से उन सुनने वालों को कि जिन्हें लिखने का शौक। देखिए स्क्रीन प्ले हमें दिया गया था, सत्यजीत रे का अपना स्क्रीन प्ले था, और उसमें उन्होंने इंग्लिश में वो
ये भी हमको गाइडलाइंस दी थी कि हमको उनको कहना क्या है, मतलब डायलॉग का मोड क्या होगा, किस किस्म के डायलॉग उनको चाहिए, वो सब था। वो सब पढ़ने के बाद हमें अंदाजा हुआ कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कलम उठाए और लिख दे, जैसे उर्दू में कहते हैं कलम बर्दाश्ता, आपने कलम उठाया और लिख डाला, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो हम लोगों ने, दोनों ने, और इसमें शमा का तजुर्बा काफी काम आया कि हमने एक चार्ट बनाया और हमने तय किया कि हम जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स की अलग अलग जबान देंगे। वो बोलेंगे तो उर्दू, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू बोलने की भी तो ढंग है, हमारी जो शब्दावली है वो हर जगह बदल जाती है। अब आप सब लोग खुद बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि औरतों की जो शब्दावली है वो मर्दों की शब्दावली नहीं होती है। जो जिस तरीके से एक कॉमनर, एक सड़क पे चलने फिरने घूमने वाला आदमी जो है, वो जिस तरीके से बात करता है और बोलता है, उस तरीके से एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी जो है और वो ऊंचे तबके का आदमी जो है वो वैसा नहीं बोलता। तो हमने उसमें एक अलग अलग तरीके से, तो आप देखेंगे बड़ा बारीक सा फर्क है, लेकिन फर्क है। वाइज अली शाह की जबान जो है, चूंकि वो पोएट था, म्यूजिशियन था बहुत बड़ा, और वो जो अच्छी चीजें थी दुनिया की, और ख़ास तौर से जिन्हें हम उर्दू में फ़नून लतीफ़ा कहते हैं, उनका वो बड़ा शौकीन था। तो उसके यहाँ उसकी ज़बान जो है वो बड़ी एक रसीली ज़बान है, एक ऐसी कि अगर आप उस पर म्यूज़िक लगा दें तो उसमें म्यूज़िक जो है वो फिट हो जाएगा। मीर और मिर्ज़ा की ज़बान थोड़ी सी अलग है, पढ़े लिखों के शरीफों की ज़बान उस ज़माने में जो हुआ करती थी, थोड़े से मोटे अल्फाज सब, लेकिन रवां दवां ज़बान, अच्छी ज़बान। औरतों की ज़बान जो फरीदा जलाल और शबाना आज़मी की जो ज़बान है वो अलग है। और जो दूसरे लोग हैं, जो आवाम के लोग हैं, जिसमें लीला मिश्रा थी या और वो बच्चा था जिसने रोल किया था, वो सब जो है वो अवधी बोलते। तो ये हमने उसमें उसमें हमने ये फ़र्क रखा था और बहुत मज़ा आया उसको करते हुए। उसमें एक चीज़ और भी, मैं चूँकि मैंने उस ज़माने की, पुराने ज़माने की तकरीबन सारी ही किताबें पढ़ डाली थी, और वो किताबें पढ़ने का आपको ताज्जुब होगा, मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक कुछ अजीब चीज़ें होती हैं जो आगे चल के आपकी मददगार बन जाती हैं। वो ये थी कि मैं एक जिस हवेली में रहा करता था, उसमें एक बहुत बड़ा कमरा जो था वो मेरे परदादा की किताबों से भरा हुआ था। और मेरे परदादा हाफिज अहमद अली शौक वो आदमी हैं जो रामपुर की जो बहुत मशहूर, बल्कि दुनिया भर में मशहूर रजा लाइब्रेरी है, उसके पहले लाइब्रेरियन थे, और उन्होंने उसको कैटलॉगिंग कराई थी। और उस जिस वक्त वो शाही कुतुब खाना कहलाता था, तो शाही कुतुब खाने के जिम्मेदार हुआ करते थे, उनकी किताबें रखी। अब उसमें जाहिर है पुराने ज़माने की किताबें थी। अब एक अकेला बच्चा इतनी बड़ी हवेली में जहाँ कोई खेलने वाला नहीं है, क्या करेगा? तो किताबें पढ़ेगा। तो मैंने वो सारी किताबें चाट डाली थी। तो मुझे मालूम था कि रजब अली बेग सुरूर की ज़बान क्या है, और मीर अमन की ज़बान क्या है, और मसनवी ज़हर इश्क की क्या ज़बान है, और तिलिस्म होशरबा की ज़बान क्या है। ये सारी ज़बानें मुझे मालूम थी, इसलिए मैंने उसको वहाँ इस्तेमाल किया। तो हुआ ये, आप सुन रहे हैं ना अर्पण जी? अर्पण जी, मैं बोले जा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? जी, बहुत ही ध्यान से सुन रहा हूं और तन्मयता के साथ सुन रहा हूं, और उस समय में आपके साथ हम सभी लोग प्रवाहित हो रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है जी। चलिए, नहीं मुझे कोई कोई सामने से रिएक्शन नहीं आए तो गाने वाले भी चुप हो जाते हैं ना। वो आपको लोग भली भांति देख सकें, इसलिए स्क्रीन को सोलो कर देता हूं जावेद साहब। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी आपका। तो जी। मैं ये आप कह रहा था कि
हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो ज़बान तो मुझे आती थी, लेकिन वो ज़बान में पर्शियनाइज़ ज़बान थी, उसमें पर्शियन के अल्फ़ाज़ बहुत ज़्यादा थे, एक्सप्रेशंस ऐसे थे जो आम तौर पर लोगों की समझ में नहीं आते। तो हमने उसको थोड़ा-थोड़ा चेंज किया और इस तरीके से चेंज किया उसको कि सुनने वाले को ऐसा लगेगा कि ये पुरानी ज़बान है, लेकिन वो पुरानी ज़बान नहीं है, बड़ी ईज़िली अंडरस्टैंडेबल ज़बान है। तो ये हमने किया और हम दोनों, चूँकि इतना बड़ा काम मिल गया था और इतने जोश में थे हम दोनों कि हमने 8 दिन के अंदर, आप बिलीव कीजिए, 8 दिन के अंदर-अंदर उस पूरी फ़िल्म के डायलॉग लिख डाले। और जब हमने लिख दिए तो सत्यजीत रे जी ने, हम सब जो उनके करीब थे, मानिकदा कहा करते थे, तो मानिकदा जो थे वो तेहरान के फ़िल्म फेस्टिवल में गए हुए थे। और जाते-जाते ये कह गए थे कि जब जब तक तुम ये स्क्रिप्ट पढ़ लोगे मैं वापस आ जाऊँगा। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भई तुमने स्क्रिप्ट पढ़ लिया? तो मैंने कहा साहब पढ़ लिया? क्या बात कर रहे हैं? हमने तो लिख भी दिया। एंड ही लाफ्ड। क्या लाफ्टर था उस आदमी का, आप बिलीव कीजिए। बिल्कुल ऐसा मालूम होता था कि जैसे किसी छोटे बच्चे को टॉफ़ी मिल गई। इस तरह हँसा करते थे। बड़ी मासूमियत थी उनकी हँसी में और कोई मिलावट नहीं थी उस हँसी में। तो खैर वो हँसे और कहने लगे कि वेल दिस इज माय स्पीड यंग मैन। फिर तय ये हुआ कि साहब हम उसका नरेशन देंगे। अब हमारे दोस्त जो बाद में बहुत अच्छे दोस्त हुए, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के चंद बेहतरीन फिल्म प्रोड्यूसर्स में से एक सुरेश जिंदल, उन्होंने हमको ये सत्यजीत रे के कहने पर ये काम दे तो दिया था, लेकिन जाहिर है वो प्रोड्यूसर थे, डरे हुए थे कि भाई पता नहीं, एक बिल्कुल अनाड़ी आदमी जो जर्नलिज्म से निकल के आया है और दूसरी जो है वो 1 या 1.5 फिल्म पुरानी है, ये पता नहीं क्या गोड़ गोबर करेंगे, तो इनको जरा सुन लेना चाहिए। तो उन्होंने जिस होटल में मानिकदा ठहरे हुए थे उसमें उन्होंने बहुत सारे उर्दू के जानकारों को जमा किया। कुछ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, कुछ और लोग थे, इस किस्म के जरा पढ़े लिखे लोग जमा हुए और हमसे कहा गया कि साहब आप अपना स्क्रिप्ट जो है वो सुनाइए। तो जर्नलिज्म में एक बहुत अच्छी चीज जो आपको मिलती है वो ये मिलती है कि आपका डर निकल जाता है। आप जब जर्नलिस्ट होते हैं तो आप वजीरों से मिलते हैं, अमीरों से मिलते हैं, प्रेसिडेंट से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो वो जो खौफ है, एक औ है बड़ी शख्सियत का, वो निकल जाता है। तो यहाँ भी हमने कहा कि चलिए ठीक है, ये बड़े लोग हैं तो होंगे, हमारा काम है पढ़ के सुनाना, हम सुना देंगे। तो हमने पढ़ के सुना दिया, पढ़ के सुना दिया और ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग वो एक था वो वाकया, जिसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि सत्यजीत रे बैठे हुए थे। सत्यजीत रे की एक आदत थी कि जब वो कुछ सोचा करते थे या बहुत ही गहरी सोच में हुआ करते थे, बहुत गंभीरता से कोई उनके दिमाग में कुछ चलता होता था, तो वो कोई चीज़ चबाया करते थे। कभी अपने चश्मे की डंडी चबाते थे, कभी पेन चबाते थे, कभी कुछ, लेकिन उनके मुँह में कुछ होता था। तो वो अपना पेन जो था वो मुँह में लिए हुए वो बैठे हुए थे। उसको हमने पूरा पहले फ्रेम से लेके लास्ट फ्रेम तक डायलॉग सुना दिया। और शमा जो थी वो मेरे बराबर बैठी हुई थी और हम दोनों की वही हालत थी जो मज़ारों में बैठे हुए कव्वालों की होती है, कोई एक हारमोनियम संभालता है और दूसरा तबला। तो हम दोनों इस तरीके से बैठे हुए वहाँ नरेशन दे रहे थे और नरेशन हमने भारत दे दिया। कोई तकरीबन कोई 1 डेढ़ मिनट तक कोई बोला ही नहीं, इस कदर साइलेंस कि मैंने अपने दिल में कहा कि जावेद सिद्दीकी साहब, अब आपको यहाँ से जूते मार के निकाला जाएगा। और उसके बाद फिर सत्यजीत रे ने एक जुमला बोला। एक बात यहाँ मैं आपको बता दूं कि सत्यजीत रे को सिर्फ 2 ज़बानें आती थी, एक बंगला और एक इंग्लिश। तो वो इसलिए उन्होंने इंग्लिश में कहा कि आई डोंट नो व्हाट ही हैज रिटन बट इट साउंड्स वेरी गुड। तो ये हमारे लिए
एक ऐसा मेडल था, और ये मेडल आज भी है जिसे मैं अपनी छाती पर लगा के बड़े फ़ख्र से घूम सकता हूँ कि वो आदमी जिसे उर्दू का एक लफ्ज़ नहीं आता, वो आदमी सिर्फ़ उसके रिदम और उसके साउंड और लफ्ज़ों की खूबसूरती और ज़बान के बहाव को महसूस करके उसने कहा कि इट साउंड्स वेरी गुड। तो साहब फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं मुझसे उन्होंने कहा कि अब तुम इसको ट्रांसलेट करके बताओ, तो खैर वो भी किया गया। उनको इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट करवाया एक-एक लफ्ज़, और समझने की कोशिश की कि ये फ़िल्म में कहा क्या जा रहा है, डायलॉग क्या हो रहे हैं, ये डायलॉग उसी तरह हैं जिस तरह वो चाहते थे, वगैरह-वगैरह जो भी होता। फिर उन्होंने एक दिन कहा, कलकत्ते से फ़ोन किया, कहने लगे भैया ये सब तो तुमने लिख दिया है, लेकिन ये कि मेरे एक्टरों को कौन बताएगा? क्योंकि यहाँ तो सब मेरे जितने भी असिस्टेंट हैं वो बंगाली हैं, और उन्हें तो उर्दू भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती पूरी, उर्दू क्या आएगी? तो तुम यहाँ आ जाओ एज ए डायलॉग डायरेक्टर। तो मैं वहाँ पहुँच गया, डायलॉग डायरेक्टर बन के पहुँचा। तो वहाँ और बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्ट की थी, जैसे वो लोग सामान जमा कर रहे थे, तो मैं उनको बताता जा रहा था कि भैया देखो यूपी में ये चीज़ ऐसे होती है, वो चीज़ ऐसे होती है, ये ऐसा किया जाता है, वो वैसे किया जाता है। और शमा जो है वो पूरे आर्टिफैक्ट्स और चीज़ें जमा कर रही थी। तो हाँ, मैं और शमा जो थे वो साथ में, हम लोग सुबह से शाम तक जो थे वो भटकते रहते थे। और उस ज़माने में शमा को समझने, करीब से देखने, और उनके अंदर जो एक एक अजीब-सी जिज्ञासा है, एक अजीब-सी ख़्वाहिश है चीज़ों को जानने की, समझने की, करने की, बरतने की, वो महसूस हुई मुझे। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स भी हुए, क्योंकि हम लोग सब एक ही होटल में ठहरे हुए थे, पूरा यूनिट एक होटल में ठहरा हुआ था। और मेरा और शमा का कमरा भरा हुआ था। शाम को हम सब शूटिंग करके आते थे और फिर बैठ के गुलछर्रे की उड़ाया करते थे। तो उस ज़माने का अब चलते-चलते ज़रा थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग बात भी बता देनी चाहिए। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि शमा को 2 पल्ली टोपियों की ज़रूरत थी, क्योंकि उस लखनऊ में जो टोपी पहनी जाती है वो मलमल की या किसी और बारीक कपड़े की एक ऐसी टोपी होती है। अ, आप यूँ समझिए कि जैसे एक बोट जो है वो उलट के रख दी गई हो, और ये बोट नुमा जो टोपी होती है, ये ये इसको दोपल्ली टोपी कहते हैं। इसमें सिर्फ़ 2 पल्ले होते हैं, एक इस तरह, एक इस तरह। उसे बड़े स्टाइल से पहना जाता है, और ये उस ज़माने के शरीफों की पहचान हुआ करती थी। अब दोपल्ली टोपियाँ कलकत्ते में कहाँ मिलेंगी? वहाँ तो कहीं कोई टोपी का सवाल नहीं पैदा होता। तो किसी ने बताया कि आप जो हैं वो वहाँ जाएँ, अपने बड़ी मस्जिद के पास बहुत सारे टोपी वालों की दुकानें हैं, वहाँ चली जाएँ, वहाँ मिल जाएँगी। तो हम दोनों गए, और दुकानों-दुकानों घूमते, मेरे किसी बहुत सारे लोगों ने तो दोपल्ली टोपी का नाम नहीं सुना था। किसी ने वो कशीदाकारी वाली टोपी दिखाई, किसी ने कुछ दिखाया, किसी ने वो रामपुरी कैप दिखाया। तो खैर हम लोग घूमते फिर रहे थे, एंड सडनली मुझे एहसास हुआ कि शमा गायब हो गई। तो मैंने कहा शमा कहाँ चली गई? अब शमा को इधर देखा, उधर देखा, दुकानों के अंदर झाँका, शमा का कहीं पता नहीं। मैं इस कदर परेशान कि भाई क्या हुआ क्या, ये खातून गई किधर? तो मैं जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, मैं काफ़ी दूर खड़ी हुई थी, क्योंकि वो इलाका में गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। तो मैं वहाँ गया भागता हुआ, और मैंने कहा शायद ये चली गई हूँ। तो जाके वहाँ देखा, ड्राइवर से पूछा तो मैडम आई, तो उन्होंने कहा नहीं मैडम तो नहीं आई। अब मैं और ज़्यादा परेशान हूँ। उस ज़माने में मोबाइल वगैरह तो कुछ होते नहीं थे। तो अभी कहाँ ढूँढूँ उनको, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आया। खैर मैं बड़ा मायूस होके वापस जा रहा था, तो मुझे शमा की एक झलक दिखाई दी। वो एक दुकान के बिल्कुल अंदर बैठी हुई थी।
तो मैं गया और मैंने कहा ये क्या हरकत है शमा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? तो शमा ने, जैसा कि उनकी आदत है, बगैर मुंह उठाए हुए नहायत संजीदगी से कहा, अरे यार, इन गधों को दोपल्ली टोपी सीना बता रही हूँ। और वो बैठी भी दोपल्ली टोपी सी रही थी। तो ये उनका डेडिकेशन कि काम बिल्कुल सही होना चाहिए। और वहां भी दोपल्ली टोपी, जब हम सेट पे होते थे तो दोपल्ली टोपी कैसे पहननी चाहिए, उसको दोपल्ली टोपी सीधी नहीं पहनी जाती, थोड़ी सी आड़ी होती है, राइट में या लेफ्ट में थोड़ी सी झुकी भी होती है, बीच में उसके खम डाला जाता है। और शालें जब हम उनको, मीर और मिर्जा को उड़ाया करते थे, तो उनके जो बल थे, उनकी जो जो सिलवटें पड़ती हैं कंधे पे डालने से, वो हमको गिनना पड़ती थी कि भाई कहीं कंटिन्यूटी में गड़बड़ न आ जाए। और शमा वाज सो पर्टिकुलर। तो अगर मीर साहब ने अपने कंधे पे ऐसे शलवार और अपने शॉल डाल ली है, और शॉल के अंदर वो 4 बल पड़े हैं या 7 बल पड़े हैं, तो वो अगले शॉट में वही 4 या 7 बल पड़ने चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होना। तो ये हमारा क्षमा क्षमा बीबी का था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा और भी हुआ। ये जमाना था जिस वक्त शूटिंग हो रही थी, तो ये जमाना था इमरजेंसी का, पूरे मुल्क में इमरजेंसी लगी हुई थी। और हम लोग जो थे, यानी मैं और शमा, हम दोनों इस इमरजेंसी के खिलाफ मुंह से तो बोलते ही थे, लेकिन हमें कुछ करना भी चाहते थे। तो हम बहुत सारा मटेरियल एंटी मिसेस गांधी एंड एंटी इमरजेंसी लेके हम कलकत्ता गए थे। और वो बहुत सारे बुकलेट्स थे। तो वो बुकलेट जो थे वो मैं अपने सूटकेस में रख दिया करता था, और जो कोई लाइक माइंडेड लोग हुआ करते थे उनको हम एक आध बुक जो थी वो पढ़ने के लिए दे दिया करते थे, ताकि इस जो मुसीबत आई हुई है पूरे देश के ऊपर, उसका कुछ थोड़ा सा लोगों को पता हो कि क्या हो रहा है। तो हमने वो, तो एक दिन क्या हुआ कि मैं किताबें गिन लिया करता था। तो एक दिन मैंने जब वो किताबें गिनी, तो उसमें एक किताब कम थी। तो मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो गए। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि ये जो है, ये किसी ने मेरे सूटकेस का ताला खोला है, उसमें से ये बुक्स निकाली हैं, पम्फलेट्स थे वो सारे, और निकाले हैं, और उनमें से एक को ले लिया है, और अब तो जेल जाना यकीनी है। तो मैं ठंडे हाथ पाँव के साथ में शमा के पास गया। मैंने कहा शमा, ऐसा ऐसा हो गया, और वो वहाँ से जो एक वो बुक थी वो कम है, और ये वो कोई ले गया, और अब तो हम जेल जाएंगे। तो शमा बीबी बहुत जोर से हंसी, कहने लगे अरे ये तो बहुत मजा आएगा, चलो चलो जेल जाएंगे। और तुम्हारे तो बाप दादा पहले भी जेलें काट चुके हैं, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली बरसों जेल में रहे हैं, तो तुम जब जेल से निकलोगे तो लीडर बन जाओगे। मैंने कहा शमा, मस्खरेपन की बात नहीं है, सचमुच अगर हमको जेल हो गई, तो क्या हो गया अगर जेल हो गई तो, अरे जेल में खाना देते हैं ना। ये इस किस्म का शमा का एटीट्यूड बहुत बुरा लगा मुझे यार। ये अजीब अजीब है, मतलब इतनी सीरियस बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही। तो खैर बहरहाल उसका ये हुआ कि दूसरे दिन जब मैं अपने रूम में गया, तो वो जो पम्फलेट था या जो बुकलेट थी छोटी सी, वो टेबल पे रखी हुई थी। तो मैंने वो हाउस कीपिंग को बुला के पूछा कि भाई ये यहाँ कैसे आ गई। तो उसने कहा साहब वो पीछे गिर गई थी बेड के, तो मुझे मिल गई सफाई के टाइम पे, तो मैंने उठा के रख दी। खैर वो बाहर हमारी जान बच गई। तो ये क्षमा का जो एटीट्यूड के साथ कितना बड़ा क्राइसिस अगर आ जाए, क्षमा बीबी के माथे पे बल नहीं आएंगे। आ गया ठीक है भाई, क्या होगा, अभी जेल हो जाएगी तो जेल हो जाने। ऐसे क्षमा के दर्जनों किस्से, क्योंकि क्षमा के साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा। आप क्षमा के साथ मैंने ये पहली फिल्म तो ये शतरंज के खिलाड़ी लिखी, फिर उसके बाद दूसरी फिल्म शायद हमारी चक्र थी, फिर उसके बाद उमराव जान थी,
फिर उसके बाद सूखा थी जो सत्यू ने बनाई थी, वो अनंत मूर्ति की कहानी बरा के ऊपर बेस्ड थी। फिर उसके बाद और मम्मो थी, और पता नहीं क्या क्या कितनी थी। मैंने एक दिन ऐसे ही सोचा था, तो मुझे मुझे लगता है कि 10 या 11 फिल्में हम लोगों ने साथ में लिखी जो रिलीज हुई, और तकरीबन 8 स्क्रिप्ट ऐसे भी हैं जो जिनमें से कुछ अभी भी मेरे पास हैं, जो फिल्में किसी वजह से नहीं बन सकी। उसमें कुछ अच्छे स्क्रिप्ट भी थे। मिसाल के तौर पर हमने एलक पदमसी के लिए तुगलक लिखा था, बहुत प्यार से लिखा था, लेकिन ये कि वो किसी वजह से नहीं बन सका। फिर हमने कोयला मजदूरों के ऊपर एक स्क्रिप्ट बनाया था, और ये बूटा सिंह शहीद के ऊपर हमने एक स्क्रिप्ट बनाया था। एक एक स्क्रिप्ट हमने बनारस के लाठीबाजों के ऊपर बनाया था। इस तरीके से बहुत सारे स्क्रिप्ट, मेरा ख्याल है कि वो भी तकरीबन 8 हैं जो अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो और इसलिए अब जाहिर है कि आप अगर इतने सारा काम साथ कर रहे हैं, 18-20 आपने स्क्रिप्ट साथ में किए हैं, तो वक्त बहुत साथ साथ में गुजारा है। तो शमा के साथ बहुत सारे किस्से, अच्छे किस्से, बुरे किस्से, और शमा का अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, बड़ा अजीब सेंस ऑफ ह्यूमर है। लेकिन ये कि अगर आप उनके उनके जुमले को आप जानते हैं, तो आपको कभी तो ऐसा लगेगा कि शायद टॉन्ट कर रही हैं, लेकिन वो टॉन्ट नहीं कर रही हैं। अब ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से जो हैं वो, जैसे एक मर्तबा जब हम लोग सूखा लिख रहे थे, तो सूखा जो है वो कर्नाटक के बीदर के बैकग्राउंड में वो फिल्म है। तो शिवा ने सत्यू से कहा कि भाई ये फिल्म मुंबई में बैठ के नहीं लिखी जा सकती। तो सत्यू साहब ने कहा भाई क्यों नहीं लिखी जा सकती? अरे नहीं, हमें उस इलाके का कुछ ज़्यादा पता नहीं है, वहाँ का माहौल क्या है, लोग कैसे हैं, वो भाषा कैसी बोलते हैं, उनका ओढ़ना बिछोना कैसा है, कपड़े कैसे पहनते हैं। तो जब तक हम वहाँ जाएंगे नहीं, तो हमें कुछ वो नहीं होगा, अंदाज़ा नहीं होगा। तो हम कहा ठीक है चले जाओ। तो हम लोग बेंगलोर से बीदर हम लोग बाई बस पहुंचे। वहाँ एक गेस्ट हाउस में, एक पुरानी हवेली थी, उसके में गेस्ट हाउस में हम लोगों के रहने का बंदोबस्त कर दिया गया था। और हमारे दोस्त थे, बहुत अच्छे राइटर थे, कन्नड़ के रामास्वामी, उन्होंने किया था। तो हम दोनों वहाँ रहने लगे। दिन भर हम लोग, बीदर बड़ी खूबसूरत जगह है। बीदर में बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं, और बड़े उसकी आर्काइवल वैल्यू है। तो हम दिन भर घूमते फिरते थे, और वो पुरानी इमारतें देखते थे, और फिर शाम को आके बैठ कर काम किया करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं और शमा बैठे हुए कुछ किसी स्क्रिप्ट पर, किसी सीन के ऊपर बात कर रहे थे, और ये एक ऐसे कैरेक्टर का हम सीन लिख रहे थे कि जो कैरेक्टर जो है, जब उसे गुस्सा आता था तो वो आ, कन्नड़ में बड़ी गंदी गंदी गालियां दिया करता था। तो अब सवाल ये था कि भाई कन्नड़ क्षमा थोड़ी बहुत समझ तो लेती थी सत्यु की वजह से, लेकिन ये भी उनको नहीं आती थी, और फिर वैसे भी औरतों को गालियां ज़रा कम आती हैं। उनकी गालियां जो है वो अलग ही किस्म की होती हैं, और मुझे तो आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमने कहा कि भाई किसी से पूछना चाहिए। तो इत्तेफाक से वो जो नवाब साहब थे जिनकी वो हवेली थी, उसके आ, अपने उनका जो बेटा था 17-18 साल का, वो हमारे हाथ आ गया। तो हमने कहा कि मियाँ साहबजादे आप इधर आइए, बैठिए, ज़रा आपसे काम लेना है, हमें मदद, हम इस तरह का एक काम कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, और हमें कुछ गालियाँ बताइए कन्नड़ में। तो उसने एक बहुत ही मामूली सी गाली, जैसे कुछ शाला या बुद्धू या बेवकूफ या ये बताना शुरू किया। तो मैंने शमा ने कहा नहीं, ऐसी कोई मोटी सी गाली दीजिए ना भाई। तो वो मोटी सी गाली उसकी समझ में नहीं आई, तो उसने पूछा,
तो मोटी सी गाली क्या मतलब? तो शमा ने नहायत संजीदगी से एक बहुत मोटी सी रामपुरी गाली दे दी। अब वो लड़का जो था उसकी शक्ल देखने की थी, वो उसने जवाब तो नहीं दिया, वो उल्टा भाग खड़ा हुआ। मैंने कहा यार बेवकूफ लड़का है, चलो ठीक है, तो किसी और से पूछो। दूसरे दिन सुबह हमें पता नवाब साहब का आदमी आया कि साहब आपको बुला रहे हैं। तो मैं गया, कहने लगे साहब आप अब दूसरी जगह अपने रहने का बंदोबस्त कर लीजिए। क्या हुआ? कहने लगे आपके साथ जो खातून है वो गालियां देती है। तो मैंने कहा साहब वो गालियां नहीं देती हैं, वो हम लोग एक डायलॉग लिख रहे थे, उसमें गाली की जरूरत थी तो आपके बच्चे से पूछा था। तो नवाब साहब कहने लगे ऐसे क्या, ऐसा क्या आप डायलॉग लिखते भाई, मत लिखिए ऐसे डायलॉग जिसके अंदर गाली हो, बच्चों का अखलाक खराब होता। तो आप बंद कीजिए ये सब, दूसरी जगह जाकर देखिए मियाँ, यहाँ नहीं रहने का आपको। ऐसे ऐसे लोगों हमको बिल्कुल नहीं पसंद जो गालियां देते हैं, जिनकी औरतें गालियां देती हो। तो मैंने शमा से कहा, मैंने शमा तुम्हारी तुम्हारी जो रियलिस्टिक होने के चक्कर में ये हमारे सर से साया उड़ गया इस हवेली का। अब चलो क्षमा। एज यूजुअल उन्होंने बहुत लंबा सा कहना लगाया, एक और मोटी सी गाली दी और बोला चलो भाई अब किसी दूसरी जगह चलते। तो दूसरी जगह चले गए। तो ये है हमारी क्षमा बीवी, खुदा उनको सलामत रखे और लंबी उम्र दे। यहाँ मैं आपसे ये अर्ज करूं कि क्षमा सिर्फ फिल्म की हद तक जो है वो इतनी सिंसियर नहीं है, वो जिंदगी के दूसरे मामलात में भी इतनी ही सिंसियर है। और उनका जो एटीट्यूड है वो बड़ा ही अलग अलग किस्म का है, बड़ी इंसान दोस्त है। उनकी इंसान दोस्ती की बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन एक मोटी सी मिसाल मैं आपको दूं कि वो जब बॉम्बे में शुरू शुरू में ये लोग आए थे तो जुहू के ऊपर एक बहुत छोटा सा घर था, सिर्फ 2 कमरों का घर था, उस घर में ही रहते थे। उसमें इनके शमा के साथ इनका पुराना मुलाजिम अपनी पूरी फैमिली के साथ दिल्ली से आया और साथ में रहने लगा। और वो 4 बच्चे और 2 मियाँ बीवी, 6 वो यहाँ शमा, उन सत्यु और उनकी 2 बेटियां, तो 4 ये और 6 वो। आप बताइए 2 छोटे छोटे रूम में 10 आदमी। लेकिन मैं रोजाना जाता था, दोपहर का खाना भी अक्सर वही खाता था। मैंने शमा के या सत्यु के माथे पर कभी बल नहीं देखा कि इतने सारे लोगों और सबको पाल रही हैं वो, उनकी स्कूलों की फीस दे रही हैं, उनके जो एकेडमिक वो है उसके बारे में उनको फिक्र है, कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बराबर उसकी स्टडी चल रही है या नहीं चल रही है। और वो बच्चे आज बड़े बड़े ओहदों पर हैं, बहुत कामयाब हैं, बड़े खुश हैं, सबके सब सेटल हो चुके हैं। लेकिन क्षमा, ये सिर्फ क्षमा और सत्यु का, खासतौर से क्षमा का जो एटीट्यूड था, क्योंकि घरवाली जो है वो आमतौर पर पहले एतराज करती है अगर उसके घर में कोई घुसपैठिया आ जाए तो। लेकिन ये कि जिस तरीके से क्षमा ने बंदोबस्त, क्षमा का एक बहुत बड़ा योगदान और भी है, और वो ये है कि जब हमने मैंने और शमा ने सोचा कि भाई हमारा कोई चैनल, उर्दू का कोई चैनल नहीं है, तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा। तो हमें जवाब आया कि सर जो 5 मिनट की जो खबरें सुनाई जाती हैं 2 खबरनामों के बीच में, उसके वो उर्दू में होती हैं, इसलिए इतना काफ़ी है। जाहिर है ये तो बहुत ही गुस्सा दिलाने वाली बात थी। तो हमने उर्दू महाज के नाम से एक पूरा, महाज कहते हैं मोर्चे को, तो हमने एक मोर्चा खोल दिया और उस मोर्चे के सिर्फ 2 मेंबर थे, शमा जैदी और जावेद सिद्दीकी, बस। और हम जितने भी एप्लीकेशंस गवर्नमेंट को भेज सकते थे, लोगों को भेज सकते थे, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते थे, उनको समझा सकते थे कि भाई उर्दू एक अलग जबान है, बड़ी इम्पोर्टेंट जबान है, इस मुल्क की जो
जितनी जबानें जो हैं जो आपके संविधान में है उनमें से एक जबान है, और उस जबान को एक मिलना चाहिए उस जगह, ये हम सब वो लिखते रहे। और उसी का नतीजा, एंड द क्रेडिट गोज टू शमा एंड शमा ओनली, कि वो ईटीवी उर्दू जो है वो 2006 में वजूद में आया, और उन्होंने शमा को कहा कि आप इसकी सीईओ हो जाइए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। शमा ने कहा मेरा काम ये सब ऑर्गेनाइजेशनल वर्क नहीं है, मेरा काम है क्रिएटिव, मैं क्रिएटिव काम करते रहूंगी। बहुत जमाने तक वो चलती नहीं, लेकिन जब वो चैनल जो है वो उर्दू से हट के और सिर्फ एक रिलीजन की तरफ झुकना शुरू हुआ, और उन लोगों को लगा कि कव्वाली और मुशायरा जिसमें ना हो तो वो उर्दू का हो ही नहीं सकता, इसलिए शमा उससे अलग हो। शमा का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो थिएटर भी है। थिएटर इक्टा से वो जुड़ी रही, बरसों जुड़ी रही और ट्रेंड थी, बहुत अच्छे अच्छे नाटक उन्होंने किए। लेकिन इप्टा में भी यही हुआ कि जब उनकी नहीं सुनी गई और जिस किस्म के वो प्रोग्रेसिव नाटक करना चाहती थी वो करने की इजाज़त नहीं दी गई, तो उन्होंने इप्टा छोड़ दिया। लेकिन ये कि जिन चीज़ों पे वो बिलीव करती थी, जिन जो उनके जो उसूल थे, उससे उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। औरतों के बारे में भी उनका यही एटीट्यूड है कि औरतें जो है उनको बराबर का हक नहीं मिल रहा है और मिलना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं कि लखनऊ में मुझे और शमा को एक वर्कशॉप लेने के लिए इनवाइट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। कि और ये उन लोगों की वर्कशॉप थी जो उर्दू सर्विस जो अलग अलग स्टेशनों पे चलाते हैं, तो सारे वो स्टेशन डायरेक्टर्स और उर्दू उर्दू सर्विस के इंचार्ज वगैरह वो सब 15-20 थे, वो सब जमा हुए। और वह तो उसका जो उद्घाटन होने वाला था उसका बड़ा जलसा हुआ। और उसमें वो प्रसार भारती के लाली साहब भी थे, और उस जमाने में जो डीजी थी रेणुका जी वो भी थी, और भी थे, और भाई मुजफ्फर अली भी थे उसमें। लेकिन और शमा को बुलाया गया, तो शमा जिस वक्त बुलाया गया और ये कह के बुलाया गया कि भाई औरतों के लिए किस किस्म के प्रोग्राम किए जाने चाहिए और औरतों की क्या ज़रूरतें हैं, उस पर हम कैसे सही तरीके से रोशनी डाल सकते हैं, तो उस पर शमा जी कुछ कहेंगी। तो शमा आई और उन्होंने कहा कि, और इतने सारे लोगों के सामने जिनमें एक से एक बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी वहाँ बैठा हुआ था हॉल में भी, उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को औरतों से और औरतों की जो समस्याएं हैं उनसे इतनी ही हमदर्दी है तो कुछ औरतों को भी बुला लिया होता। पूरे हॉल में, और स्टेज 5 औरतें हैं जिसमें से 3 स्टेज के ऊपर बैठी हैं और 2 नीचे। आप सोचिए कि उन लोगों पे क्या गुजर गई होगी। और शमा ने कहा इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है कि जिन लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं उनसे तो बात कीजिए। आप मर्द लोग बैठ के ये डिसाइड कर रहे हैं कि औरतों को क्या प्रॉब्लम्स हैं। आपको क्या मालूम है कि औरतों को क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं। तो उसका जाहिर है कि उनकी बात जो है वो बम की तरह गिरी। लेकिन इसमें 2 चीजें सामने आती हैं। एक कि शमा जैदी वो वहाँ जो तोपें रखी हुई थी उनसे डरने वाली नहीं थी। दूसरी बात ये कि उन्होंने जो समझा के सच है वही उन्होंने बोला, और यही उनकी सबसे बड़ी जो है वो खसूसियत है कि वो हमेशा सच बोलती हैं, चाहे वो लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, और वो मुंह पे बोलती हैं। ये भी नहीं है कि पीछे बोलेंगे साहब तुम ऐसे हो। तो ऐसी हैं हमारी शमा जैदी। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो मेरी दोस्त है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ शमा के बारे में कि अपनी बीवी और अपनी किताबों के बाद अगर मेरा कोई अजीज तरीन साथी है और दोस्त है तो वो है शमा जैदी। जी, काफी
विस्तार में जाकर और डिटेल्स में जाकर मित्रों जावेद साहब शमा जैदी जी को याद कर रहे हैं। और भी कई फिल्मों के उदाहरण और उसके रेफरेंसेस, उसकी घटनाएं हमने सुनी, मगर हमारा लोभ कुछ और बढ़ जाता है, हमारी प्यास कुछ और तीव्र हो उठती है। और जावेद साहब अभी इसी एकाग्र में उमराव जान के निर्देशक मुजफ्फर अली साहब भी आए थे और उस फिल्म पर भी चर्चा हुई थी। उस फिल्म के लेखन के साथ भी आप दोनों जुड़े हुए हैं, तो कुछ बातचीत उमराव जान के दिनों की भी हो तो बेहतर हो जावेद साहब। वैसे तो मैं काफी बोल चुका हूँ, मेरा ख्याल है 1 घंटे भर से ज्यादा हो गया, नहीं लेकिन नहीं अभी नहीं। तो लेकिन जहाँ तक उमराव का है कि उमराव में कई कई चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो ये था कि जो ये जो फिल्म है, जो कहानी है, ये मिर्ज़ा हादी रुस्वा एक राइटर हुआ करते थे, जिन्होंने 1890 में ये नावल लिखा था, और इस नावल को कहा जाता है कि ये उर्दू का पहला नावल है, या पहले नावलों में से एक है। तो और ये मेरा ख्याल है कि 1900 के शुरू में ही छपा था, या वहीं कहीं 1905 में, या ऐसा कुछ छपा। ये कहानी जो है ये टोटल फिक्शन है। हालांकि अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना कि एक साहब ने वो बनारस में एक उमराव जान की कब्र जो है वो ढूंढ के निकाल ली, और उन्होंने उस पे, लेकिन बाल उमराव जान कोई थी नहीं। अगर होती तो कहीं ना कहीं उनका रेफरेंस मिलता, लेकिन ये उमराव जान नहीं थी, वो टोटल फिक्शन था। वो कहानी इस तरीके से है कि एक शायर साहब हैं जो मिर्ज़ा ने एक तरीके से अपना ही कैरेक्टर लिखा है, मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने, और उनके पड़ोस में एक खातून आके रहती हैं, और वो कभी कभी शेर की दाद उधर से आती है और कुछ होता है, और धीरे धीरे बात बढ़ती है, मुलाकात बढ़ती है, तो पता चलता है कि ये उमराव जान है जिनका तखल्लुस अदा है, और ये अपने ज़माने की बहुत मशहूर गाने वाली हैं, और लखनऊ में एक ज़माने में इनका बड़ा चर्चा हुआ करता था। ये कहानी जो है जिस जो नावल में है, जिस तरीके से वो एक लीनियर फॉर्म में नहीं है। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि जहाँ से फिल्म शुरू होती है बचपन से लेके, और उसके गदर के वो मतलब 1857 के बाद वो वापस आने तक की जो कहानी है वैसा नहीं है। वो आगे का पीछे, पीछे का आगे का। तो ये तय किया गया कि भाई सबसे पहले तो इसका एक लीनियर फॉर्म जो है वो बनाया जाए, तो उसको कहानी ढूंढ के निकाला गया। वो बच्ची जो फिल्म में जो बच्ची है वो शमा की अपनी बेटी सीमा है, जो बड़ी प्यारी, बड़ी भोली भाली सी मासूम बच्ची, जिस पर ये सारी विपता टूटी। तो वो वहाँ से वो कहानी शुरू होती है, और उसमें बहुत सारे डायमेंशंस निकालने की हमने, और यह कहना चाहिए ढूंढने की कोशिश की। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि उमराव कोठी की चीज़ नहीं थी। वो गाती ज़रूर थी, नाचती ज़रूर थी, और शायरी भी करती थी, लेकिन उसकी जो असली ख्वाहिश थी एक लड़की की हैसियत से, वो थी किसी से जुड़ने की ख्वाहिश, इस पिंजरे से बाहर निकलने की ख्वाहिश, एक आज़ाद दुनिया में पर फैलाने की ख्वाहिश, जिसके लिए वो बहुत कोशिश करती है। पहले वो जो नसीरुद्दीन शाह ने जो रोल किया था गौहर मिर्ज़ा का,
उसके साथ वो उसका एक रिलेशनशिप होता है और उसे ये उम्मीद बनती है कि शायद ये आदमी जो है ये मर्दानगी दिखाएगा और मुझे इस कोठे से निकाल कर ले जाएगा। लेकिन गौहर मिर्जा की अपनी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि वो उनका पूरा जो अस्तित्व है, जो उनका वजूद है पूरा, वो खानम खानम की वजह से है। खानम के टुकड़ों पर, जैसा कि फिल्म में रहेगा, खानम के टुकड़ों पर पलने वाला, तो वो ये जुर्रत नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो उमराव को लेकर चले भी जाते तो सवाल ये था कि कहाँ जाते और क्या करते। उनके सामने एक बड़ा बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता था। तो और उस बात जरा सी हट रही है, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल कैरेक्टर अगर कोई है तो वो गौहर मिर्जा ही का कैरेक्टर है। कि गौहर मिर्जा जो है वो इतने लेयर्स में दिखाई देता है आपको। आप फिल्म अगर गौर से देखें तो वो इश्क भी करता है, डरता भी है और कंप्रोमाइज भी करता है, और फिर आखिर में हार के हथियार भी डाल देता है, थक जाता है, अपनी हार को कबूल भी कर लेता है। ये बड़ा मुश्किल काम है। जो लेकिन ये कि नसीर चूंकि बहुत बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और जिस तरीके से वो अपने कैरेक्टर में डायमेंशन क्रिएट करते हैं, वहाँ भी उन्होंने कोशिश की और किया। तो ये उमराव की पहली कोशिश थी। उमराव की दूसरी कोशिश जो थी वो फारूक शेख ने जो रोल किया था नवाब सुल्तान, उनके साथ थी। और नवाब सुल्तान को वो बड़ा सचमुच चाहती है, अपनी पूरे दिल और जान से, अपनी आत्मा उसने निकाल के उसके लिए रख दी। वो सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप छोटे छोटे सीन हमने क्रिएट किए हैं, लेकिन उससे आपको अंदाजा होगा कि उस वक्त का जमाना, बल्कि आज का भी सच पूछिए तो, वो इस किस्म की औरतों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। समाज में आज भी उनकी कोई जगह नहीं है, और अगर वो जगह बनाने की कोशिश करें तो समाज अपने दरवाजे बंद कर देता है। ये नवाब सुल्तान के साथ भी हुआ। नवाब सुल्तान ने कोशिश की, लेकिन एक नवाब सुल्तान की अपनी मजबूरियां थी। उनकी माँ थी, वो डिपेंडेंट थे किसी और के ऊपर, और नतीजा ये हुआ कि उनकी शादी कहीं किसी और लड़की से कर दी गई। ये अलग बात है कि ये एक आयरॉनिक सिचुएशन है कि वो लड़की जिससे उनकी शादी हुई वो वही थी जो उमराव के साथ किडनैप करके लाई गई थी। वो सिलसिला वहां से खत्म हो गया। एंड एक बहुत ही डेस्परेट उमराव जो है वो एक डाकू के साथ निकल भागती है, और डाकू के साथ वो निकल भागती है। वो सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। उसे मालूम है कि इस डाकू का अंजाम क्या होने वाला है। और ये डाकू जो है जाहिर है कि आम आदमी की तरह खुली बस्ती में शरीफों की तरह तो रह नहीं सकेगा। शायद जंगलों में रहेगा या कहीं छुप 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 छुपा के रहेगा, लेकिन वो जहनी तौर पर उसके लिए तैयार है, क्योंकि वो खोटे से बाहर जा रही है और उसके साथ वो निकल भागती है। अब ये अलग बात है कि वो पकड़ा जाता है, मारा जाता है, जो भी है। वो सीन हमने काट भी दिए थे, वो फांसी का सीन फैज अली की हमने नहीं दिखाया। लेकिन ये कि बाहर वो, और उसके बाद उसके साथ जो और वक्त उसको और ज़्यादा परेशान करता है, किस तरीके से उसका इम्तिहान लेता है कि वो उस जगह पहुंचती है जहाँ से वो लाई गई थी, उसका घर था, वो अपनी माँ को दिखती है, और उसका भाई भी उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है, क्योंकि भाई जो है वो भी उसी समाज का हिस्सा है जो गिरी हुई औरतों को सहारा नहीं देते, जो उन्हें उठाते नहीं हैं, जो उनसे हमदर्दी नहीं करते हैं। वो भाई एक समाज का हिस्सा है। उस वक्त वो भाई नहीं है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है एक समाज का। इसलिए वो वहाँ से वापस आती है और फिर वहीं वापस आ जाती है उस स्क्वायर वन के ऊपर जहाँ से उसकी कहानी शुरू हुई थी। तो ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने जिंदगी से बगावत करने की कोशिश की, जिसने बाहर निकलने की कोशिश की, जिसने किसी के साथ जुड़ने की कोशिश की,
जिसने अपने रिश्ते ज़मीन से कायम करने की कोशिश की, लेकिन उसको परमिशन नहीं दी गई। और ये उमराव अपने उमराव में बहुत सारी और भी अच्छी चीज़ें हैं। ये तो खैर कहानी की बात मैंने की क्योंकि कहानी से मेरा ताल्लुक़ है। लेकिन उमराव की और भी 2-3 खूबियाँ हैं। एक खूबी जो है वो है उसकी म्यूज़िक, जो ख़याम साहब ने दी है। और ख़याम साहब ने जिस तरीक़े से वो ग़ज़लों को गवाया है, वो थोड़ा-सा सुर नीचे करके लता अपने आशा जी से उन्होंने गाने की फ़रमाइश की और आशा जी ने वो गाया भी, अपने नॉर्मल सुर से नीचे आके उन्होंने गाया। वो क़यामत की चीज़, जिस तरीके से वो गाया। फिर अ, शहरयार की शायरी, शहरयार अपने वक़्त का बेहतरीन शायर। लेकिन उन्होंने इससे पहले एक ही फ़िल्म लिखी थी, वो मुज़फ़्फ़र की थी। उन्हें फ़िल्म का कोई तजुर्बा नहीं था और वो म्यूज़िक के ऊपर तो बिल्कुल लिख ही नहीं सकते थे। लेकिन ये कि उनके कलाम में जो इंटेंसिटी है, जो जो सच्चाई है, जो आपके दिल को, दिमाग को और आपके पूरे अस्तित्व को छू लेती है, वो जब म्यूज़िक में ढल के आती है, तो आपको ऐसा लगता है कि और फ़िल्म के अपने अपनी तकदीर भी होती है। अब ये फ़िल्म जो है ये जब रिलीज़ की गई तो लोगों को पसंद नहीं आई। वो उतार दी गई और बहुत कई महीनों तक जो है वो किसी सिनेमा हॉल का मुँह उसने नहीं देखा। लेकिन जिन कुछ लोगों ने जो 1-2 महीने वो रही थी सिनेमा हॉल में, उस दौरान में जब जिन लोगों ने देखी थी उन्होंने माउथ पब्लिसिटी करना शुरू की कि साहब म्यूज़िक बहुत अच्छा है, डायलॉग बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये कि रेखा जी, मैं आज भी कहता हूँ कि हैट्स ऑफ टू रेखा जी, जिस तरीके से उन्होंने उमराव जान को जिया है। उमराव जान की एक्टिंग नहीं की है। अगर कोई ये कहे कि रेखा ने उमराव जान की एक्टिंग की है तो बकवास कर रहा है। रेखा ने उमराव जान को जिया है। वो उसके जो एंग्स्ट हैं, जो उसका जो दर्द है, वो मुझे पता नहीं कि वो रेखा जी के अंदर वो दर्द पहले से था या अ, वो उनमें इतनी ताकत थी। क्योंकि मैंने एक जगह लिखा था कि ज़ख्म खाए बगैर दर्द की शिद्दत को महसूस करना बहुत बड़ा कमाल है। तो ये जो उनके यहाँ जो उमराव जान बनने के टाइम पे जो उन पे गुजरी होगी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से, जो उनकी आँखों से, जो उनके चेहरे से दिखाई देता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और मुज़फ़्फ़र अली का चूँकि वो पेंटर हैं बेसिकली, तो उनका ग्राफ़िक सेंस बहुत अच्छा है। कॉस्ट्यूम्स बहुत खूबसूरत थे, कलरफुल थे। परवीन भाई ने फ़ोटोग्राफ़ी बहुत अच्छी की। बंसी चंद्रगुप्त का आर्ट डायरेक्शन बड़े कमाल का था। तो ये सब कुछ तकदीर होती है किसी फ़िल्म की कि उसमें बहुत सारे अच्छे लोग, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और वो एक क्लासिक बन जाती है। मैं अ, एक मुझे याद है, काफ़ी दिन की बात है लेकिन ये मुझे वो हमेशा याद रहती है कि एक फ़ोन आया मुझे कि मैं सऊदी अरब से आया हूँ, पता नहीं जद्दे से या मक्के से कहाँ से, और मैं कल की फ़्लाइट से जा रहा हूँ, मैं सिर्फ़ आपसे 2 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन बात क्या है? कहने लगे कि नहीं कुछ नहीं, बस मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं समझा कि शायद मेरी कज़िन वहाँ रहा करती थी सऊदी में, तो मैं हो सकता है उनका कोई पैगाम वगैरह लेकर आया हूँ। मैंने कहा आ जाइए। बहरहाल वो मेरी सिटिंग रूम पे आए, मुझसे मिले और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ चूमा और मुझसे कहने लगे, मैं
52 मरतबा उमराव जान एंड टू एंड देख चुका हूँ, और वो मेरे वीसीआर में मुस्तकिल लगी रहती है। जब मैं रात को जाता हूँ तो उसका एक टुकड़ा जो है वो देखता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ। मैं उस आदमी को देखना चाहता था और उसका हाथ चूमना चाहता था जिसने वो डायलॉग लिखे थे कि जो भी उनको एक डायलॉग की मिसाल दी। तो कहने की बात यह है कि चीज़ें अलग अलग तरीके से लोगों पे असर करती हैं। आज भी हम बातें करते हैं तो उमराव जान की बातें करते हैं, उमराव जान को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें भी हमने उस ज़माने की तहजीब, उस ज़माने की बोलचाल, उस ज़माने के जो रख रखाव थे, उस ज़माने के जो रिलेशनशिप थे, उनको बहुत अच्छी तरीके से मैंने और शमा ने निभाने की कोशिश की है। और मेरा ख्याल ये है कि किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं, इसलिए कि अगर कामयाब नहीं होते तो आज आप उमराव जान के बारे में बात नहीं करते। जी मित्रों, हम लोग कार्यक्रम के उत्तरार्ध में आ चुके हैं और इस तरह के एकाग्र का यही उद्देश्य है कि हम अलग अलग संबंधित वक्ताओं को सुनते हुए कितनी बड़ी दुनिया की यात्रा अपने घर में बैठे हुए कर लेते हैं। ये यात्राएं, ये कार्य कितनी मेहनत से संपन्न हुए हैं, इसे हम लोग समझ सकते हैं। बहुत ही समीचीन चर्चा हुई इन सभी फिल्मों पर, खासतौर से उन फिल्मों पर जिनमें जावेद सिद्दीकी साहब और शमा जैदी जी एक साथ कार्यरत रहे हैं, साथ मिलकर काम किए। मित्रों, जाते जाते एक आखिरी सवाल, एक आखिरी चर्चा मैं जावेद साहब से करना चाहता हूं। हालांकि किसी भी कार्यक्रम में इतने लंबे साहचर्य को, दोस्ती के एक सुदीर्घ सिलसिले को पूरा नहीं किया जा सकता है। हम कहीं ना कहीं अतृप्त ही लौटेंगे और कुछ प्यास बाकी रह जाए तो आगे मिलने का, आगे चर्चा करने का कुछ उद्देश्य भी बचा रहता है, तो उसका भी अपना एक पक्ष है। एक बात मुझे सूझ रही है जावेद साहब, और हम अभी मुजफ्फर अली के डायरेक्शन से श्याम बेनेगल जी की ओर मुड़ते हैं, उमराव जान से मम्मू की ओर मुड़ते हैं। मम्मू में भी आप दोनों का एक ऐसा साथ रहा है, इस तरह का एक संयुक्त कार्य रहा है कि वह फिल्म कई स्तरों पर सराही गई है, लोकप्रिय भी हुई है, कई महत्वपूर्ण पुरस्कार भी उसे मिले हैं, और जो कहानी है, जो फिल्म का मुद्दा है, वह तो अपने हिसाब से काफी महत्वपूर्ण और समीचीन है ही। तो कृपया करके जाते जाते अगर कुछ मम्मू से जुड़ी अपनी यादें भी साझा कर सकें तो अच्छा हो, जावेद साहब। नहीं भाई, जरूर। एक तो ये है कि आपने श्याम बाबू का जिक्र किया। श्याम बाबू मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के जो कुछ दो चार बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, जिन्हें ये एग्जैक्टली मालूम है कि उन्हें क्या चाहिए, वो उनमें से एक है। और मैंने उनके साथ एक या दो फिल्मों में काम किया है, शायद दो ही फिल्में हैं या तीन है, मुझे याद नहीं। और लेकिन भारत एक खोज में उन्होंने मुझसे एक एक घंटे के कई एपिसोड लिखवाए, टीपू सुल्तान के ऊपर, सर सैयद के ऊपर, औरंगजेब के ऊपर। औरंगजेब पे शायद दो एपिसोड हैं एक एक घंटे के, टीपू पर भी दो एपिसोड हैं। इस तरीके से मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन काफ़ी काफ़ी उन्होंने उन्होंने लिखवाया। एक तो ये कि वो चूंकि खुद आर्ट को जानते हैं, और जो आर्ट को जानने वाला होता है वो आर्ट की कदर करता है और आर्टिस्ट की भी कदर करता है। ये चीज़ जो है ये श्याम बाबू के अंदर है, जिसकी वजह से क्षमा आज तक वहाँ टिकी हुई है।
इसलिए कि क्षमा से काम लेना कोई इतना आसान नहीं होता। क्षमा का अपना एक मिजाज है, क्षमा का काम करने का अपना एक ढंग है। एंड शी इज नॉट द टाइप ऑफ पर्सन हु इज गोइंग टू बी डिक्टेटेड बाय एनीबॉडी। तो श्याम बाबू का और उनका जिस तरीके से जो एक रिलेशनशिप है कि वो क्या कहते हैं वो क्षमा की समझ में फौरन आ जाता है, और क्षमा क्या कह रही हैं वो उनकी समझ में आ जाता है। भारत एक खोज में क्षमा का जो कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूँ कि वो तो पूरी लिटरेचर की तारीख के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है कि जिस तरीके से उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया को डिस्कवर किया और जिस तरीके से उसको लिखा, एक एक पैसेज को देखिए। शेर 2 लाइनों का होता है, लेकिन शेर को समझने के लिए आपको 10 पेज लिखने पड़ते हैं। वही हाल जो है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का। कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने तो एक इशारे के तौर पर कुछ बात कह दी, लेकिन ये कि शमा ने, शान बाग ने, दूसरे लोगों ने जो उसके साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने जिस तरीके से उसको विस्तार दिया, फैलाया, समझाया, वो बहुत बड़ा काम है। आप अगर भारत एक खोज देखिए तो आपकी समझ में आता है कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे हैं। ये पूरा सफ़र जो है आपकी आंखों के सामने आ जाता है। एंड दिस इज जस्ट थैंक्स टू श्याम बेनेगल, शमा जैदी एंड सुनील शानबाग एटसेट्रा एटसेट्रा। रह गई बात मम्मो की। मम्मो और खालिद मोहम्मद की कहानी है। कहा यह जाता है कि वो खालिद मोहम्मद की अपनी ज़ाती, उनकी पर्सनल लाइफ का एक हिस्सा है, होगा। लेकिन जो रिलेशनशिप है दोनों बहनों के, और उसमें जो थोड़ा सा लैंग्वेज का जो है, क्योंकि औरतों की ज़बान जो है वो, जैसा मैंने पहले भी कहा, औरतों की ज़बान मर्दों की ज़बान से थोड़ी सी अलग होती है। उनके यहाँ कहावतें बहुत होती हैं, उनके यहाँ मुहावरे बहुत होते हैं, उनके यहाँ उई, हाय, ये वो जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, इनको सही तौर पर इस्तेमाल करना, सही जगह पर इस्तेमाल करना, और वो इस तरह इस्तेमाल करना कि वो कैरिकेचर ना मालूम हो, बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन हमें 2 बहुत अच्छी आर्टिस्ट मिल गई थी। हमें क्या कहना चाहिए, श्याम बाबू का कमाल था कि वो 2 बहुत अच्छी आर्टिस्ट ले आए, और जिस तरीके से उन दोनों अच्छे आर्टिस्टों ने, फरीदा जलाल ने और वो खातून, इस वक्त क्या नाम मेरे जहन से निकल गया, तो उन्होंने जिस तरीके से वो रिलेशनशिप दिखाया और काम किया, वो बच्चा भी बहुत अच्छे तरीके से वो किया। तो उसमें एक जो चीज़ हमने क्रिएट करने की कोशिश की, वो टेक्स्ट नहीं है, वो एक सब टेक्स्ट है जो आपको दिखाई देगा फरीदा के रोल में भी, और वो जो दूसरी खातून है उनके उनके रोल में भी। क्योंकि श्याम बाबू ने एक बात कही थी मुझसे, और वो ये वो कही थी कि आई वॉन्ट इमोशंस एंड नॉट सेंटिमेंट्स। बहुत ज़माने तक तो मेरी समझ में यही नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते हैं, लेकिन जब समझ में आया तो मैं समझ गया कि वो ये कह रहे हैं कि जज्बात जो हैं, जो फीलिंग्स हैं इंसान की, वो झंडे पे चढ़ के बाहर नहीं आनी चाहिए। उसका इजहार इस तरीके से हो कि वो सामने वाले को महसूस हो, लेकिन जो जिस पे वो बात गुजर रही है वो उसको दिखा या बता नहीं रहा है। ये बड़ा डेलिकेट प्रोसेस है, इतना आसान होता नहीं है। अच्छे एक्टर अगर हों तो वो ये काम कर देते हैं, लेकिन ये कि अनाड़ी एक्टर तो वो नहीं कर सकते। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमारे हमेशा से हमारा एक बड़ा कमजोर पहलू रहा है, वो हमारी दुखती रही आज भी है। और मैं और शमा हमेशा से ये चाहते रहे हैं कि किसी भी सूरत से, चाहे वो कल्चर के ज़रिए हो, ज़बान के ज़रिए हो, मेल जोल के ज़रिए हो, ये जो हमारी जो तहजीब है इसके बीच में सरहदें नहीं आनी चाहिए। ये हम दोनों ने हमेशा सोचा और कोशिश भी की इस बात की। हालांकि जो फारसी की कहावत है, चेपिद्दी का शोरबा, की पिद्दी बेचारी होती कितनी सी है और उसका शोरबा कितना सा बनेगा। तो हम लोगों की आवाज़ बहुत दूर तक नहीं गई, लेकिन ये कि ऐसे लाखों लोग हैं, बल्कि शायद करोड़ों होंगे, जो हमारे जज्बों की इज्जत भी करते हैं और वो हमसे इत्तेफाक भी करते हैं। तो ये एक बात उसके अंदर थी जो आपके दिल पे फौरन असर करती है। जुबैदा का कैरेक्टर जो है, जो रेखा जी ने किया, वो ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो जिस तरीके से वो एक महारानी, उसकी डिग्निटी, नोइंग फुल वेल कि उसका हस्बैंड क्या कर रहा है वो, और फिर करिश्मा का परफॉर्मेंस, मैं समझता हूँ कि ये इन फिल्मों की डिटेल में जाए बगैर इन ये जितने आर्टिस्ट हैं उन उन लोगों ने किस तरीके से उस सबटेक्स्ट को डिलीवर किया है, जो राइटर और डायरेक्टर ने बताने की, दिखाने की कोशिश की है, वो असली चीज़ है। वो अगर आप समझ सकते हैं तो आपको फिल्म देखने का दुगना जो है वो मज़ा आएगा। इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ दोनों फिल्मों के बारे में। जी शुक्रिया जावेद साहब इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। और शमा जी के बहाने कई तरह के विषयों पर चर्चा हुई, हमारी जानी मानी फिल्मों पर चर्चा हुई, और ये फिल्में हमारी पसंद की फिल्में हैं, मगर इन फिल्मों की जो अपनी अंतर कथाएं हैं, जो लिखने वाले लोग हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, और इन सब के बीच जिस तरह की मेहनत आप लोग करते आए हैं, उसको भी हम लोगों ने कुछ समझने का प्रयास किया। और आपने इस सहजता के साथ, इस स्नेह के साथ ये सारी बातें हमसे साझा की, हमारे तमाम दोस्तों के साथ। तो आपका एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद कि आपने समय निकाला और शमा जयदी पर एकाग्र के की इस कड़ी में आपने अपना वक्तव्य दिया। बहुत 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 धन्यवाद बहुत मित्रों। बहुत शुक्रिया आपका। और ईमानदारी की बात यह है कि जो कुछ आप कर रहे हैं बड़ा एहसान है आपका, क्षमा। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, क्षमा उससे ज़्यादा डिजर्व करती हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है, जो जितना उनका जो कंट्रीब्यूशन है फिल्म में, थिएटर में, सोशल वर्क में, और जो दूसरे अलाइड फील्ड्स हैं उनमें, तो वो बहुत ज़्यादा उसको डिज़र्व करती हैं। लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम ये है कि वो कभी लाइमलाइट में आना पसंद नहीं करती हैं, उन्हें खींच के बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन ये कि आप ये कोशिश कर रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बधाई आपको। और क्षमा, जाहिर है कि वो ये बात को सुनेगी, लेकिन मैं क्षमा से एक ही बात कहूँगा कि क्षमा, आप जो कुछ कर रही हैं वो अपने लिए नहीं कर रही हैं, वो आने वाली नस्लों के लिए कर रही हैं, और ये एहसान है आपका। जी बहुत बहुत आभार जावेद साहब। जो मित्रगण इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, जिनकी प्रतिक्रियाएं हमें मिली, मैं एक बार उनके नाम यहां पर ले लूं।
चंद्रकला त्रिपाठी जी, वंदना कुमारी, उर्मिला शिरीष, आदित्य राज, आरपी सिंह, मोहनलाल लोदबाड़, ओमा शर्मा, मंजुला चतुर्वेदी, देवेंद्र कुमार देवेश, पूजा कुमार, शिखर त्रिपाठी, अलका अग्रवाल, आरपी सिंह, मधु मेहता, सरोज कौशिक, अरुण शीतांश, कविता पारुलकर, किरण कुमार मोदक, राधा कृष्ण खत्री, रूपा सिंह, मिथिलेश शरण चौबे, बंकिम जी, अनिल तिवारी, निखिल मोरी, प्रज्ञा शुक्ल, रश्मि पाठक, भानु रघुवंशी और हमारे तमाम कई मित्रगण जो विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए हैं, साहित्य से, पत्रकारिता से, कला से, दर्शन से, फिल्म से, उन सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। और जावेद साहब, आपका पुनः शुक्रिया। और आज हम लोग जब भी आपको सुनते हैं मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। कितने सारे इंटरव्यूज, कितनी गोष्ठियों में आपको सुनना हुआ है, और जब भी सुनिए इतनी मीठी आवाज में, जब एक अफसाना निगार कहानियों के तरीके से हर बात को रखता चला जाता है, तो उसका अपना एक खास जादू होता है, और हम सुनने वाले लोग उस जादू की गिरफ्त में आ ही जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, यह एकाग्र आगे भी जारी है, और कल हम पुनः एक नए वक्ता के साथ मिलेंगे और सामाजिक से जुड़े कुछ अन्य पक्षों पर चर्चा होगी। शुभ रात्रि। बहुत शुक्रिया।